You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel. नमस्कार, मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल एंड एजुकेशनल चैनल। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस चैनल पर हम आपसे बेसिक शिक्षा परिषद के जो मिशन प्रेरणा से संबंधित सामग्री है वो आपके साथ शेयर करते हैं। साथ ही साथ जो बेसिक एजुकेशन में नवाचार हो रहे हैं, नई नई तकनीकें या विधाएं आ रही हैं, उनके बारे में आपसे विचार विमर्श करते हैं। तो आज के इस कड़ी में आज हम शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका यानी जो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है उसके परिशिष्ट 6 के बारे में बात करने वाले हैं। परिशिष्ट 6 में शैक्षिक गतिविधियां दी गई हैं, शिक्षण तकनीक दी गई हैं, लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में विस्तार से बताया गया है और तरह तरह की जो नई नई तकनीक है उसके बारे में भी शिक्षण संग्रह के परिशिष्ट भाग 6 में आपको दिखाया जाएगा। बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम हम प्रसारित करते हैं वो सब आपके सहयोग के लिए होते हैं और हमें उम्मीद है कि आप उनसे अवश्य ही लाभान्वित होते होंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के परिशिष्ट 6 के विषय में, जो उसका अंतिम परिशिष्ट भी है, इसके विषय में बात करने वाले हैं। और आज हम शिक्षण संग्रह के परिशिष्ट 6 यानी भाग 6 का अध्ययन करेंगे। परिशिष्ट 6 में आप पढ़ेंगे प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम, शिक्षण योजनाएं, शैक्षिक गतिविधियां, समय सारणी, सफलता मूलक कहानियां, केस स्टडीज, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 संक्षिप्त परिचय, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम संक्षिप्त परिचय, उपयोगी शैक्षिक वेबसाइट, प्रार्थनाएं समूह ज्ञान संग्रह एवं प्रातःकालीन सांध्यकालीन सत्र की रूपरेखा, प्रमुख महापुरुषों एवं दिवसों की जानकारी, शिक्षा संबंधी साहित्य की सूची, बेसिक शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था, अन्य विभागों से सहयोग एवं समन्वय, उपयोगी शब्दावलियां और महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र। साथियों, आज प्रेरक बातें कार्यक्रम में शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अंतर्गत शैक्षिक गतिविधियां और शिक्षण योजना जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं जनपद मुजफ्फरनगर से SRG श्रीमती रश्मि मिश्रा जी, जनपद शामली से श्री परमेंद्र कुमार जी जो ARP हैं विकास क्षेत्र शामली ब्लॉक में सामाजिक विषय से, और श्रीमती प्रिया शर्मा इंचार्ज अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय कसेरवा खुर्द से विकास क्षेत्र कैराना जनपद शामली। हमारे आज के तीनों मेहमान बहुत ही एक्टिव, कर्मठ और जनपद के शैक्षिक स्तर को ऊंचा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। तो आइए जानते हैं उनके बहुमूल्य विचार। मैम, आपका सबसे पहले बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप इस समय प्रेरक बातें कार्यक्रम में हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के अनुसार जैसे कि हमें एक शिक्षण योजना बनानी होती है, एक उत्तम शिक्षण योजना जो होती है उसे बनाते समय हमें किन बातों का खास ख्याल रखना है ताकि जो लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने में आसानी रहे? तो सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे तो कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कि शिक्षण योजना है क्या, फिर वो क्यों बनानी चाहिए, इसके बाद कैसे बनानी चाहिए और शिक्षण योजना बनाते समय किन किन बातों का या किन मुख्य बिंदुओं का हमें ध्यान रखना चाहिए और शिक्षण योजना बनाकर उससे कार्य करने से क्या लाभ मिलता है। मैम, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे शिक्षण योजना में जो बेहतर शिक्षण योजना होती है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गतिविधि का, यानी एक्टिविटीज जो हम कराते हैं। तो अगर हमें भाषा विकास करना है बच्चों, तो भाषा विकास के लिए जो कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां आप मेंशन करना चाहेंगी जो हमारे शिक्षक साथियों के लिए लाभप्रद हो सकता है उनके शिक्षण योजना में? जैसा कि हम सब जानते हैं, भाषा एक दो लोगों के बीच एक माध्यम का कार्य करती है। तो और भाषा जो है वो जब हम बच्चों की बात करते हैं तो भाषा बच्चे जो है भाषा को चीजों से जुड़ाव के रूप में देखते हैं। जैसे अगर घर में बच्चा बात कर रहा है कि वो पानी है, खाना है या बिस्किट चाहिए, जो भाषा है वो जो है हमारे अनुभूति, चिंतन, विचार
और अभिव्यक्ति से उसका संबंध होता है, यानी कि भाषा की हमारे मस्तिष्क में एक खास प्रक्रिया होती है। ये कि बच्चे को बातचीत का मौका दिया जाना चाहिए उसकी भाषा में। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमारे राष्ट्र में लागू होने वाली है, तो उसपे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे को जो बोलना है वो कक्षा 3 का बच्चा जो है वो 1 मिनट में कम से कम 30 शब्द जो है वो प्रवाह के साथ बोल सके। यानी इसमें ये भी बताया गया है कि जो मातृभाषा है उसका विशेष महत्व है बच्चे के भाषा विकास में। तो एक एसआरजी होने के नाते आप मातृभाषा के इस नए पहलू पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगी जिसमें कि इसकी महत्ता को बहुत अधिक बताया गया है? शिक्षा जो प्रणाली है उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, और इस कमी की वजह से जो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हमारे बच्चों के सीखने में, या आप कह लें तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि आज जो हमारा बच्चा जो भी पढ़कर आगे आ रहा है उसके जो भाषा की कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर ही नहीं होते हैं। एक आजकल ज्यादा चाम आ चुका है वो इंग्लिश मीडियम का आ चुका था। तो अभी जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी में ये यहाँ पर रखा कि जो कक्षा 5 तक बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा, ये एक बहुत बेहतरीन प्रयास है। तो मैम, जो शैक्षिक गतिविधियां हैं जो शिक्षण योजना में हम शामिल करते हैं ताकि हमारा शिक्षण अच्छा से अच्छा हो सके और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जो उनकी उपलब्धि स्तर है वो बढ़ाया जा सके, तो इसके लिए हम कौन सी शैक्षिक गतिविधि को इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, जैसा कि हम लोगों ने बात करी, अगर हम भाषा गतिविधि की बात करें तो हम अगर बच्चों को हमें विलोम शब्द सिखाना है तो हम उनको ये कह सकते हैं पहले कि एक को सामने मुंह करके बैठो और दूसरा उसके बैक साइड मुंह करके बैठो, यानी कि विलोम का मतलब होता है उल्टा, एक दूसरे के पीछे। इसी प्रकार हम कहेंगे अगर कोई बच्चा खड़ा है तो दूसरा बैठ जाए, तो एक दूसरे का उल्टा, बच्चे को इस तरह से हम गतिविधि करा सकते हैं। दूसरा ये हम बता सकते हैं, कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि संज्ञा के शब्द जब आएंगे तो सब बच्चों को ताली बजानी है, विशेषण के शब्द जब आएंगे तो बच्चों को ताली बजानी है। इसके अलावा हम उनको कहानियां सुना सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे रोल प्ले करा सकते हैं। कुछ शब्द हम उनसे बोल सकते हैं कि जैसे रीता, मीता, सीता और गोलू। अब हम बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि इसमें कुछ अलग सा लगने वाला शब्द कौन सा है। बताएंगे कि उनको ताली बजानी है, पहले 1 फिंगर से, फिर 2 फिंगर से, फिर 3 फिंगर से। जैसे जैसे टीचर डायरेक्शन देगा वो जितनी गिनती बोलेगा उतनी उंगलियों के साथ बच्चों को ताली बजानी है। जब बच्चा वो बजाएगा ताली तो उससे जो आवाज निकलेगी, टीचर वो क्वेश्चन पुटअप करेगा कि ये किस चीज की आवाज थी, तो बच्चे तुरंत बताते हैं कि बहुत सुंदर बारिश की आवाज आती है उससे, तो ये बारिश ताल हुई। और बच्चे को हम इससे फिर हम कंसेप्ट तक ले जा सकते हैं कि बारिश बादल होते हैं तो बारिश आती है, बारिश से क्या होता है, बारिश ना हो तो क्या हो। इस तरह के क्वेश्चंस हम बच्चों से पूछ सकते हैं। तो ये गतिविधि का एक पैटर्न है। जी। तो ये तो मैम भाषा की बात हुई। अगर गणित में कोई हमें एक्टिविटी करानी हो, क्या आप उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगी? जी, जैसे कि मैंने अभी यही सेम गतिविधि हमेशा ऐसी चूज करनी चाहिए शिक्षक को कि वो किसी एक सब्जेक्ट में काम ना आए, बल्कि वो कई सारी अलग अलग विषयों में काम कर सके। जैसे मैंने अभी आपको ये ताली वाली गतिविधि बताई, तो जब हम उसको बच्चे को कमांड करते हैं 2 तो बच्चा 2 फिंगर से उसको ताली बजाता है। हम बच्चे को कहते हैं 5 तो वो 5 फिंगर से उसको जो है ताली बजाता है। हम बोलते हैं 1 तो 1 से बजाता है। तो ये साथ के साथ बच्चा काउंटिंग सीखता है। इसी को हम ईवीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम बारिश की बात करते हैं, इसी को हम हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि बारिश पर कोई कविता हो, तो इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं कि हम बच्चा अगर रेन से रिलेटेड आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं या पोएम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा हम इसी गतिविधि को अलग अलग सब्जेक्ट में भी इसको इस्तेमाल कर बच्चे को करवा सकते हैं। शिक्षण योजना अगर हम बनाएं तो हम अपने शिक्षक साथियों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे कि एक आदर्श शिक्षण योजना हम बना सकें ताकि उससे हमारे जो बाकी साथी हैं, अध्यापक हैं, वो भी लाभ ले सकें और बच्चों को आउटपुट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो? जी बिल्कुल सचिन सर, जैसा आपने बताया, हम सब जानते हैं कि अगर हमें किसी भी कार्य में सफल होना है तो उसकी पहले योजना बनाना आवश्यक होता है। जब भी हम कोई कार्य योजना बनाकर करते हैं तो उसमें हम बहुत कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण योजना बनाते समय उसको जिन मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए उसमें सबसे पहले कि बच्चे को हमें क्या सिखाना है, यानी जो हमारा केंद्र बिंदु है, बच्चा जो सीख जाना चाहिए वो लर्निंग आउटकम क्या है, उसका सबसे पहले हमको चयन करना चाहिए शिक्षण योजना बनाते समय। और लर्निंग आउटकम को केंद्र में रखकर फिर हमको अपनी आगे की योजना बनानी चाहिए। और उन गतिविधियों को अगर हमको करवाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता है तो वो कौन सी सामग्री है और उनका कैसे इस्तेमाल होना है, इसको भी हमको अपनी शिक्षण योजना में रखना चाहिए। इसके अलावा शिक्षण योजना
इसके विभिन्न चरण होते हैं बनाने के लिए कि शिक्षण से पहले, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद में। तो उसमें उन चरणों पर कितना समय हमको देना है, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, ये रखना चाहिए। दूसरा कि शिक्षण योजना में हमें ये भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हमारे क्लास में अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं और वो उन सभी बच्चों की सहभागिता हो। इसके अलावा जब हम टीचिंग कर रहे हो तो हमारा साथ के साथ बच्चों का मूल्यांकन भी चल रहा हो। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि टीचिंग प्लान बनाते समय हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की जो रोचकता है, उनका इंटरेस्ट हमेशा उसमें बना रहे। इसलिए बच्चों का लेवल और गतिविधियों का चयन करते समय टीचर को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। जी, गतिविधि का एक इम्पोर्टेंट चरण होता है सर ERAC, यानी एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो ये जो चरण है गतिविधि में, हमेशा इस चरण को ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस चरण से चलेंगे तो बच्चे में एक गतिविधि के प्रति जो है क्रमबद्ध तरीके से एक जुड़ाव होता जाएगा, और जिससे जो हम लर्निंग आउटकम जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, बच्चे से जो लर्निंग आउटकम हमको प्राप्त करना है, वो हमें बहुत आसानी से मिल सकता है। ERAC के बारे में आपने जो बताया, ये बिल्कुल नया फॉर्मूला है लेसन प्लान के लिए, और अध्यापकों को जो है इसकी जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें क्रमबद्धता के साथ हम लेसन प्लान की जो गतिविधियां हैं वो डालते हैं। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी ERAC के बारे में भी दी है और शिक्षण योजना के बारे में बताया, शैक्षिक गतिविधियों के बारे में बताया। तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले तो सर आपका बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है श्री परमेंद्र कुमार जी। जी धन्यवाद। समस्त साथियों को बता देना चाहता हूं कि बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के प्रेरक बातें विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ शामली जनपद के विकास क्षेत्र शामली से सामाजिक विषय के एकेडमिक रिसोर्स पर्सन श्री परमेंद्र कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं, और आज प्रेरक बातें कार्यक्रम में आज शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के बारे में हम उनसे बात करेंगे। तो परमेंद्र कुमार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल को लेकर के है। इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है शैक्षिक गतिविधियां। जी, तो शैक्षिक गतिविधियों के विषय में आप अपने हिसाब से अपने समस्त शिक्षक साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी सचिन जी, मैं कहना चाहता हूँ कोई शिक्षण योजना मनचाही सफलता देने और लक्ष्य तक पहुंचाने में तभी सक्षम हो पाती है जब उसमें जरूरी गतिविधियों का समुचित समावेश हो। शर्त यह है कि कक्षा शिक्षण के दौरान उपयोग के लिए चुनी जाने वाली गतिविधियां कक्षा स्तर, विषय और उद्देश्य के अनुरूप हो, लेकिन लंबी व उबाऊ न हो, और सही समय पर सही तरीके से प्रस्तुत की जाएं। जैसे शिक्षण के शुरुआत में, पाठ के विस्तार में, समझ बनाने में, आकलन के दौरान, स्फूर्तिदायक या कौतूहल पैदा करने के लिए। कुछ गतिविधियां एकल में तो कुछ सामूहिक रूप से, कभी शारीरिक, कभी मानसिक और कभी दोनों स्वरूपों में पाठ्य बिंदु के उद्देश्य के अनुरूप इस्तेमाल की जा सकती हैं। लिखित और मौखिक सारी गतिविधियां सीखने में कारगर भूमिका निभाती है। जी परमेंद्र जी, आपने जैसे बताया कि जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो हमारे शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाती हैं, और उसके कई तरह के रूप आपने बताए हैं, जिसमें जैसे लिखित है और मौखिक। तो सारी गतिविधियां जो हैं वो सीखने में कारगर भूमिका निभाती हैं। तो शैक्षिक गतिविधियां आवश्यक क्यों है? क्यों शिक्षक को शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा ही पढ़ाना चाहिए? जी सचिन जी, मैं कहना चाहूंगा, प्रशिक्षण शिविरों में आपने अनेक गतिविधियों को स्वयं करके अनुभव किया होगा कि जब हम शिक्षक अथवा प्रशिक्षक अपनी प्रौढ़ावस्था में आकर इतना आनंदित हो उठते हैं, तो कल्पना कीजिए कि बच्चे जो अपने बाल स्वभाव के कारण खेल पसंद करते हैं, उन्हें इन गतिविधियों में कितना आनंद आता होगा। जरा सोचिए कि बच्चों को कितनी रुचिकर, महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगती होंगी ये गतिविधियां। हम लोग निम्न बिंदुओं के द्वारा जान सकते हैं कि गतिविधियां क्यों जरूरी हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि गतिविधियां सीखने की प्रक्रिया का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। गतिविधियां खुद से सोचने, करने व सीखने को संभव बनाती हैं। गतिविधियों के माध्यम से पाठ्य वस्तु को रोचक व मजेदार बना सकते हैं। गतिविधियां सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाती हैं। गतिविधियां बच्चों को स्वयं सोचने अथवा करने को प्रेरित करती हैं। गतिविधियां बच्चों के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होती हैं।
गतिविधियां बच्चों को अभ्यास के द्वारा दक्षता विकास के अवसर प्रदान करती हैं, समस्याओं के निराकरण के लिए नवीन परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं, जी बच्चों को भयमुक्त करती हैं, शिक्षक और बच्चों के बीच संबंधों को सुखद बनाती हैं और अंत में गतिविधियां शिक्षक के कार्य को आसान बनाती हैं। जी सर, ये आपने बहुत अच्छे बिंदु बताए हैं जिससे हम की गतिविधियां कर सकते हैं और गतिविधि को करने के लिए हमें किन बिंदुओं पे ध्यान देना है ये भी आपने बताया सर। तो परमिंदर जी। सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि शैक्षिक गतिविधियों को बनाने में या हम कह सकते हैं कि किसी अच्छी शैक्षिक गतिविधि में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं ताकि जो हमारे शिक्षक साथी हैं वो उससे लाभ ले सकें। कृपया उन बिंदुओं को भी आप बताएं। जी बिल्कुल सचिन जी, मैं कहना चाहूंगा तो सबसे पहले तो गतिविधि शिक्षण लक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए। गतिविधि बच्चों के लिए रुचिकर व आनंददायी होनी चाहिए। अधिकांश बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग कर रहे हों, बच्चों के लिए महत्वपूर्ण अर्थात उपयोगी हो। हमारा अगला बिंदु है गतिविधि में किसी प्रकार का भय या तनाव ना हो। गतिविधि में कुछ नया करने या सोचने के अवसर हो अर्थात सृजनशीलता की गुंजाइश हो। गतिविधि में चुनौती और कभी कभी प्रतिस्पर्धा की भावना समावित होनी चाहिए। गतिविधि में अपने विचारों या अनुभवों को प्रकट करने का समान अवसर सभी बच्चों को उपलब्ध हो। हमारे शिक्षण संग्रह शेड्यूल में बहुत सारी गतिविधियां दी गई हैं। आशा करता हूं कि हमारे जो सभी शिक्षक साथी हैं शिक्षण के दौरान उनका प्रयोग अवश्य करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर कुमार जी, आपने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में जो शैक्षिक गतिविधियों वाला बिंदु है उसको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे आपने बिंदुओं को बताया है उस सभी से हमारे जो शिक्षक साथी हैं पूरा लाभान्वित होंगे और अपनी शिक्षक गतिविधियों को शिक्षण गतिविधियों में उन सभी बिंदुओं को सम्मिलित करते हुए वो बच्चों के लिए नई नई एक्टिविटीज कराएंगे ताकि बच्चे पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के आगे जब शिक्षण कार्य स्कूलों में प्रारंभ हो जाएगा तो उसमें पूरे तरीके से जो है इसका लाभ उठा पाएंगे। तो परमिंदर कुमार जी, आपका फिर से बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आपका बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी, तो प्रिया मैम, आप ये बताइएगा कि जो टीचिंग प्लान है, ये जो आईसीटी का प्रयोग है, जो नवाचार का प्रयोग है हमारे शिक्षण में जो आजकल किया जा रहा है और जिस पर बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस है, ये कहा जा रहा है कि आईसीटी के प्रयोग से, नवाचार के प्रयोग से और शिक्षण योजना के द्वारा हम शिक्षण को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। तो एक केआरपी होने के नाते आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी और राइट टू एजुकेशन, वी हैव टू ट्राई फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इट मीन्स बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है, जिसके लिए हमें बच्चों की फिजिकल हेल्थ, फिजिकल डेवलपमेंट, चिल्ड्रन इमोशंस, टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्निक, आईसीटी और इनोवेशन से जो सारी विधाएं हैं, जो सारी टेक्निक्स हैं, उन पर स्ट्रेटेजी बनाकर काम करना होगा और आई थिंक इट विल बी श्योरली वर्क। जी, आपने सही कहा है कि इसको जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक शायद ये वर्क नहीं करेगा, तो उसकी हम एक योजना बनाकर काम करें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आ सकता है। ये जी सर। जी, तो मैम ये बताइए कि जो हम कई बार देखते हैं कि टीचिंग में कुछ कमियां रह जाती हैं जिससे जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो अगर हमें मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं उनका रिजल्ट लाने के लिए हमें कक्षा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो इस चीज से लाभान्वित हो सकें कि हमें कक्षा में जाते समय शिक्षण में किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों को अवॉइड करना है, इसके बारे में बताइए। जहाँ तक मैं आपके क्वेश्चन को समझ पा रही हूँ, देखिए हम जिन विद्यालयों में जाते हैं वहाँ 6 से 14 साल तक के बच्चे आते हैं। जी ठीक है, तो जहाँ तक बड़े बच्चों की बात होती है वहाँ अप्रोच आसान हो जाती है क्योंकि उनकी समझ विकसित हो चुकी होती है और आईक्यू लेवल भी थोड़ा बढ़ चुका होता है। लेकिन जब हम एक प्राइमरी विद्यालय की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनको विद्यालय में बैठाना और फिर उनकी समझ को अपने साथ जोड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ मेरे विचार से हम 3 पॉइंट्स पर काम कर सकते हैं, क्योंकि KSR जिसे मैं कहना चाहूंगी शॉर्ट में, जिसमें K स्टैंड फॉर नॉलेज, राइट, और S स्टैंड फॉर स्किल एंड एक्शन, एंड थर्ड R इज स्टैंड फॉर रिजल्ट।
तो जहाँ तक फर्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज की, अगर हम बात करें तो इसमें हमें हमें सबसे पहले ये देखना है कि जब हम कक्षा में जाते हैं तो हमें अपने विषय पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। मतलब हमें उसकी जो शिक्षण सामग्री है उस विषय से संबंधित हमारे पास रेडी हो, यानी हम एक शिक्षण योजना बनाकर कक्षा में जाएं तो ज्यादा बेहतर रहता है। जी, आप कहना चाहते हैं कि शिक्षण योजना तो एकदम से मस्ट है, वो जरूरी है, आवश्यक है शिक्षण के लिए। हाँ जी, बहुत जरूरी है ये। और ये भी साथ में ये भी जरूरी है कि विषय से संबंधित ही हो, उसी के अनुरूप हो, ताकि बच्चों तक आसान पहुंच हो, वो सब्जेक्ट के अनुरूप ही काम कर सके। ओके, ठीक है सर। जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास स्किल यानी कौशल। हाँ जी। इसके द्वारा हम अपने ज्ञान को और एक्सप्लोरेशन दे सकते हैं। इसमें क्या है कि जब हमारे पास ये होता है कि बच्चे आते हैं तो उनका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, हर तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं। ठीक है सर। तो इसमें हम उन बच्चों को किन गतिविधियों के द्वारा या किस स्किल के द्वारा हम शिक्षण दे रहे हैं या अधिगम से परिचित करा रहे हैं, ये हमारे कौशल पर डिपेंड करता है। इसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत टेक्निक्स का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आईसीटी का हम यूज कर सकते हैं और इनोवेशंस कर सकते हैं। तो इसी बीच मैं जानना चाहूंगा कि वो पॉइंट कौन से हैं जिस पे हमें वर्क नहीं करना है, जिनको अवॉइड करना है। देखिए सर, अब बच्चे हमारे पास जो हैं उनका हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें एक तो कभी भी हतोत्साहित ना करें। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं क्लास में, तो हम उन्हें अपने आप में हम इतने पजल होते हैं कई बार, तो उन्हें हम डांट के बैठा देते हैं या फिर उनको बोल देते हैं नहीं आप अभी तुम चुप बैठो, बाद में बताते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। जहाँ और टीएलएम का प्रयोग हो, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। जहाँ आवश्यक हो वही टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए और सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों को उनके स्तर से अलग बता दिया जाए या उनको कुछ जो उनका लेवल है उससे भी कोई एकदम बढ़ा करके या एकदम कम बता दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। मैम, एक पॉइंट पे मैं आपका और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें मातृभाषा पर बड़ा ध्यान दिया गया है। महत्व बताया गया है कि मातृभाषा में जब बच्चे को शिक्षा दी जाएगी तो उसका डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, भाषाई विकास तो होगा ही होगा, उसका जो सर्वांगीण विकास है उसमें भी प्रगति होगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, ये जो मातृभाषा है ये तो हम कह ही सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा के साथ ही परिचित होता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी कि आपने इतना हमें समय दिया है और अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराया है। तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हमारे जो शिक्षक साथी कार्यक्रम देख रहे हैं उनको अत्यंत लाभ पहुंचेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है और हार्दिक धन्यवाद। तो साथियों, आज आपने बेसिक एजुकेशन चैनल के प्रेरक बातें कार्यक्रम में शिक्षण संग्रह के परिशिष्ट 6 के विषय में जाना। इससे पहले हम रिमीडियल टीचिंग के मॉड्यूल यानी ध्यान आकर्षण के विषय में बात कर चुके हैं। साथ ही साथ जो आधारशिला मॉड्यूल है जिसमें कि बेसिक एजुकेशन या फाउंडेशन लर्निंग के विषय में बताया गया है, उसके बारे में भी हम सभी भागों के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं और शिक्षण संग्रह के भी सभी भाग आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ प्रेरक बातें कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद से आने वाले नवाचार और नई नई शैक्षणिक तकनीकों के बारे में भी आपसे बात हो चुकी है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है? बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल को इससे अवगत कराइएगा। आपके विचार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और हम आपसे आशा करते हैं कि आप चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहेंगे। बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल की प्रेरक बातें में हम आपसे और भी ऐसे ही प्रेरक बातें करने जा रहे हैं अगले एपिसोड्स में। तो तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। You are watching BEO Basic Education Online, an educational channel.